आज हम आपके सामने मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और अब आगे जो और कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं उसके बारे में अभी मैं आपके सामने संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं। जैसे है एक स्वतंत्र संपर्क विधि, फ्री कांटेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों से घुल मिल जाते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है उसके साथ जो टेस्ट करने वाला होता है, चाहे साइकेट्रिक के रूप में हो, चाहे टीचर के रूप में हो, चाहे प्रशिक्षु के रूप में हो, उसके साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है और फिर उसको कहा जाता है कि भाई आप अपने मन की जो बात है दिल खोल कर हमारे सामने रखिए। और जब वो अपने मन की बात दिल खोल कर सामने रखता है उसी दरमियान उसके व्यक्तित्व के दोषयुक्त पक्ष या अच्छे पक्ष सामने आ जाते हैं और इससे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है। नेक्स्ट है आत्मकथा विधि। इसमें क्या किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक करते क्या है या टेस्ट करने वाले करते क्या है कि एक शीर्षक दे देते हैं, एक टाइटल दे देते हैं और उस टाइटल के बारे में उसको अपने जीवन से संबंधित बातों को उसको उसमें निरूपित करने को कहते हैं या पंक्तिबद्ध करने को कहते हैं। जब अपनी अपनी आंतरिक बातों को जब वो शीर्षक के अनुकूल अपनी बातों को रखता है साइकियाट्रिक के सामने या टेस्ट करने वाले के सामने, तो सभी अंदरूनी बातें आ जाती हैं और इससे भी क्या होता है कि उसके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है। और फिर होता है नेक्स्ट निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि किसी भी बालक को, किसी भी बालिका को, किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि उसको ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि सरस्वती यात्राओं पे बच्चों को परिभ्रमण पे ले जाया जाता है और ऐसी स्थिति में जो टेस्ट करने वाला होता है, जो साइकियाट्रिक होता है, मनोविज्ञान का जानकार होता है, वो क्या करता है कि बच्चे को जो डिफरेंट प्रकार के जो बिहेवियर्स होते हैं ना, उनके बोलने का ढंग, उनके निहारने का ढंग, सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं और इसके आधार पर भी वो पता लगाते हैं कि किस बालक का, किस बालिका, किस प्रशिक्षु का, किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है, बुरा है या बहुत बुरा है। और फिर नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण विधि। इस विधि में क्या होता है कि उसके शरीर का परीक्षण किया जाता है कि शारीरिक रूप से कहीं वो व्यक्ति दोषयुक्त तो नहीं है। कारण अगर शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति दोषयुक्त होता है तो मानसिक रूप से भी दोषयुक्त होने के उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए उसका अंदरूनी उसका जो कुछ भी है वो सही है कि नहीं है, एक्सटर्नली जो कुछ भी उसका है वो सब कुछ सही है या नहीं है। विभिन्न प्रकार के यंत्रों के मार्फत से उन चीज़ों को मापा जाता है और इसके आधार पर भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है सोशियोग्राम विधि। इसमें सोशियोग्राम विधि में या सोशियोग्राम मेथड में होता क्या है कि किसी भी बालक के बारे में, किसी भी बालिका के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोशियोबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि सामाजिकता से संबंधित जो गुण या अवगुण इस व्यक्ति के भीतर कितने कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए क्या किया जाता है, किसी सामाजिक अवसर पे ले जाया जाता है और उस सामाजिक अवसर पे जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे देखा जाता है कि उस बच्चे को बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि उसके व्यक्तित्व का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। और उस सामाजिक अवसर पे बच्चे जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अनुरूप से उनके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है। और फिर नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि। ये जो मनोविश्लेषण विधि है ना, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है व्यक्तित्व मापन की। सिगमंड फ्रायड, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, ये सिगमंड फ्रायड का ही दिया हुआ मनोविश्लेषण विधि है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला है स्वतंत्र साहचर्य और दूसरा होता है ड्रीम एनालिसिस। कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे जनरली इसको आप कक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं, समाज में भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो मानसिक रूप से जो विकृत लोग हैं
जो मेंटली जो डिफिशिएंट जो बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर भी इस प्रकार का परीक्षण किया जा सकता है और उनके भीतर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। यहाँ तक कि मानसिक आरोग्यशालाओं में ये जो आपको जिस विधि की मैंने अभी चर्चा की आपके सामने, इस विधि का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है कि मनोविश्लेषण विधि के मार्फत से, जैसे उसमें स्वतंत्र साहचर्य विधि है, उसमें जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल ही नज़दीक संबंध बना लिया जाता है, आत्मीयता का भाव प्रदर्शित की जाती है, उसके साथ दोस्ती कर ली जाती है, अपनी भी कुछ बात कही जाती है, उसकी भी कुछ बात सुनी जाती है और कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को सामने रखे। जहाँ पे गड़बड़ी होती है या जहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई होती है, वो पक्ष जब सामने आ जाता है तो मनोवैज्ञानिक, साइकियाट्रिक उन चीज़ों को दर्ज करते हैं और फिर उसके हिसाब से उनकी चिकित्सा करके उनको ठीक किया जाता है। ये न सिर्फ बड़ों के साथ बच्चों के संदर्भ में भी इस बात को उपयोग में लाया सकता है। और दूसरा, इसमें आपको स्वप्न साहचर्य, हम सभी जितने सारे लोग हैं खट्टे मीठे स्वप्न देखते हैं, अच्छे बुरे स्वप्न देखते हैं। फ्रॉइड कहता है कि हमारे ड्रीम का, हमारे स्वप्न का हमारे जीवन के साथ गहरा ताल्लुकात है। ये जो हम स्वप्न देखते हैं ना हर रात, उस स्वप्न का हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से उसका ताल्लुकात होता है। मैं जब कभी मौका मिलेगा मैं इसके बारे में गहराई से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये फ्रॉइड ने इस बात को प्रमाणित किया उसने, और आज भी करंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इस बात को प्रमाणित करने में लगे हुए, प्रमाणित कर चुके हैं। चाहे जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु हो, चाहे जिया उल हक साहब की मृत्यु हो, चाहे और भी जो बड़े बड़े विशिष्ट जो लोग रहे हैं, उनकी जो मृत्यु जिस कारण से हुई है, उस कारण को ड्रीम एनालिसिस के मार्फत से पहले बता दिया गया था। तो जाहिर है कि ड्रीम एनालिसिस करने के बाद भी इस बात का पता लगता है कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष दोषयुक्त है, उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष मजबूत है, और उसके आधार पे उसके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ने में या बढ़ाने में मदद मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट विधि है प्रक्षेपण विधियाँ, जो प्रोजेक्टिव जो मेथड्स या कह सकते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जनरली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग जो अति गंभीर रूप से जो बच्चे बीमार होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जानकारी लेनी होती है, या फिर जो मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए, इसमें पहला है आपको रोर्शा-इंक ब्लड टेस्ट। हरमन रोर्शा नाम का मनोवैज्ञानिक था जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। अनफॉर्चुनेटली असमय उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने रोर्शा-इंक ब्लड टेस्ट के मार्फत से उसने जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के क्षेत्र में उसने बहुत ही बेजोड़ चीज़ उसने दिया। इस टेस्ट में क्या होता है कि लोगों के अचेतन में जो दबी हुई बातें होती हैं, वो बातें उभर कर सामने आती हैं। इसमें 10 कार्ड होते हैं। इस 10 कार्ड के सहारे ही आपको किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। इसमें जो 10 कार्ड होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, रंग बिरंगी आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। बारी बारी से वो कार्ड व्यक्ति के सामने रखा जाता है और व्यक्ति उस कार्ड के मार्फत से वो आकृति वो किस प्रकार का बताता है, वो आकृति क्या कहता है, उस आकृति के बारे में उस व्यक्ति का क्या ओपिनियन है, वो सारी चीज़ें जब बताता है तो बाद में मनोवैज्ञानिक या टेस्ट करने वाला व्यक्ति इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि इस व्यक्ति के भीतर किस प्रकार की विसंगति है, किस प्रकार की अच्छाई है, और इससे उसके अचेतन मन में जो दबी हुई बहुत सारी बातें हैं उन बातों का पता लग जाता है। दूसरा है कथा संस्कार परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थेमेसन परसेप्शन टेस्ट। शॉर्ट में इसको कहा जाता है TAT। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये इसके बारे में जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सबों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। आम जिंदगी में भी इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि 30 कार्ड होते हैं। 30 कार्डों के सहारे से इस परीक्षण को संचालित किया जाता है। 10 कार्ड मेल्स के होते हैं, 10 कार्ड फीमेल्स के होते हैं,
और 10 कार्ड दोनों के होते हैं। जनरली कभी कभी जब टेस्ट किया जाता है तो ज़रूरत के हिसाब से 20 कार्डों के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लग जाता है या अंदाज़ा लग जाता है। उसके मार्फत से क्या होता है कि बारी बारी से जो कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं लोगों के सामने, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती हैं, वो पूछा जाता है कि इसका संबंध किस बात से है, इसके मार्फत से आप क्या कहना चाहते हैं, पहले जो फोटोज़ दिखाया गया उसमें क्या था, उसका इससे क्या संबंध है। और इस प्रकार से एक कहानी का निर्माण हो जाता है और फिर उस कहानी के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण कर लिया जाता है। और फिर है आपको CAT, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। ये बच्चों का परीक्षण इस पर किया जाता है। चूँकि मनोवैज्ञानिकों ने जो बहुत सारे परीक्षण किए व्यक्तित्व के ऊपर, उसमें देखा गया कि ये जो आपको जो जेंट्स के लिए जो था, जो आपको TAT था, वो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हुआ, इसलिए बच्चों के लिए अलग से एक टेस्ट बनाया गया और उसमें जो है आपको CAT, जिसको कहते हैं हम लोग चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या किया गया कि मात्र 10 कार्डों का इसमें प्रयोग किया जाता है और उन 10 कार्ड में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती हैं और बारी बारी से बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे उसके बारे में जो अपना ओपिनियंस देते हैं, अपना मंतव्य देते हैं, उनके मन में, अचेतन मन में के तहत जो बातें सामने उभर के आती हैं, उन बातों को या तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उसको टेप किया जाता है या उन चीज़ों को पंक्तिबद्ध किया जाता है, लिखा जाता है और तत्पश्चात बाद में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में या उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है कि उस बच्चे के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष अच्छा था, कौन सा पक्ष बुरा था, कौन सा पक्ष बहुत ही बढ़िया था या कौन सा पक्ष बहुत ही खराब था। इसके अलावा भी आपको एक और परीक्षण होता है, वाक्य पूर्ति एवं कहानी परीक्षण विधि, जिसको भी कहा जाता है शॉर्ट में CAT। इसमें क्या किया जाता है कि आपको खाली जगह छोड़ दिया जाता है और उस किसी वाक्य में, और उसको कहा जाता है कि आपके मन में जो भी शब्द आए उसको उसमें भरना है। और जब वो उस खाली जगहों को भरते हैं लोग, विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं, कम से कम 10 वाक्य होते हैं उसमें, जब उसको भरते हैं लोग तो फिर उसके बाद जब साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट या फिर टेस्ट करने वाला जो कोई भी दक्ष व्यक्ति होता है, वो इस बात का पता लगा लेता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा, बुरा या बहुत बुरा। जो टेक्निक्स है उसमें 5वां है आपको शब्द साहचर्य विधि, जिसको कहते हैं हम लोग वर्ड एसोसिएशन मेथड। अब जैसे देखिए कि सिगमंड फ्रॉइड का तो इसमें योगदान है ही। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो इस चीज़ को ईजाद किया था और फिर कालांतर में आकर जुंग ने इसको आगे बढ़ाया। और आज मनोविज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएँ हैं, उन प्रयोगशालाओं में ये जुंग के नाम से ही ये WAT टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के उत्तेजक शब्दों को उसमें प्रस्तुत किया जाता है। जैसे 50, 60 या 100 उत्तेजक शब्दों की सूची बना ली जाती है। कोई ऐसा होता है, कोई शब्द ऐसा होता है जो कि आपको प्रेम से संबंधित है, कोई शब्द ऐसा है जो कि दुख से संबंधित है, कोई फील्ड ऐसा है जो आपको पर्यावरण से संबंधित है। ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के शब्दों की एक उत्तेजक शब्दों की एक सूची बना ली जाती है और वो सूची का अक्सर शब्द बारी बारी से जिस व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर उस उत्तेजक शब्द के बाद उस व्यक्ति को एक रिस्पॉन्स जो मतलब एक शब्द बोलना होता है। कि जैसे मान लीजिए आपको ये कहना है कि ये जो उत्तेजक शब्द आपके सामने बारी बारी से प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बाद आपको अपना रिस्पॉन्स वर्ड देना है या आपको बोलना है। इसके बाद जो भी मन में जो शब्द आए वो बोलना है। और ये जो शब्द आप प्रस्तुत करते हैं और जो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, वो जब दूसरा शब्द बोलता है, इस बीच में जो लगा हुआ समय रहता है उसको वर्नियर क्रोनोस्कोप के माध्यम से हम रिएक्शन टाइम मापते हैं और ये देखते हैं कि इस दोनों शब्दों के बीच में रिएक्शन टाइम क्या रहा। और फिर इस प्रकार से
हम जो जितने शब्दों की सूची है 50, 60 या 100 शब्दों की जो सूची होती है उत्तेजक शब्दों की, उसके हिसाब से फिर जा कर के हम जो है सो उसको हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रयोग को, और बाद में फिर उस व्यक्ति का परीक्षण हो जाता है और इससे साफ पता चलता है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व कैसा है। तो उपरोक्त में मैंने जिन बातों की चर्चा की आपके सामने अभी, उस सब के माध्यम से यह बात तय है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है, और व्यक्ति के परीक्षण उपरांत व्यक्ति के भीतर जो गड़बड़ी होती है, व्यक्ति के भीतर जो त्रुटि होती है, व्यक्ति के भीतर व्यवहार से संबंधित जो जो विकृति होती है, इन चीज़ों को वातावरण के जरिए या विभिन्न प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है, बहुत हद तक उसको नॉर्मल किया जा सकता है। आगे हम जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हम उसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।